और राम जेठमलानी के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास भी करता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति राम जेठमलानी नहीं बन सकता है। मुझे महसूस हुआ कि हमारे से लाखों युवाओं को, लाखों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रम जाल में फंसा कर वोट पाया है। मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने सबको लैपटॉप दिया, मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन दिया, मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने सभी जाति और धर्म के लिए समान रूप से कार्य कर रहे हैं। इस नाते मैं उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप पहले देश की जनता को तो वैक्सीन लगवा दो, आप देश की जनता को वैक्सीन लगवा दीजिए, हम भी लगवा लेंगे। 150 से 160 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो 500 से लेकर 5000 के बीच में चुनाव जीते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं हैं। आज अगर हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात न हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उंगली पर गिनाने भर का इन लोगों ने कोई काम इस 5 साल होने जा रहा है इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। क्रिमिनल का अधिवक्ता होने के नाते मैं ये आपको आज ही बताता हूँ, और कल कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड भी उपलब्ध करा दूंगा कि 2017 से अधिक अपराध इस सरकार में हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो 24 घंटे वाली बात तो बेमानी हो गई ना। फिर जब सीएम साहब स्वयं एमडी कॉर्पोरेशन से, एमडी यूपी पीएसीएल से बोल रहे हैं कि शाम को 6 से लेकर सुबह तक बिजली न जाए, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और गोरखपुर की ये सीट देकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, तो किसी नेता का लड़का अगर नेता बनता है उसके अंदर काबिलियत है, ये कहीं से मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। आप कहाँ हैं? देखिए, इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसकी वकालत के क्षेत्र में लंबा प्रैक्टिस का संघर्ष रहा हो, एक शख्स जिसकी उम्र 45 से कम हो लेकिन प्रैक्टिस का सफ़र 19 का रहा हो, 19 का मतलब 19 साल का रहा हो, एक ऐसा शख्स जिसे जूनियर राम जेठमलानी कहा जाता हो, एक ऐसा शख्स जिसकी तर्क में विधिक तर्क हो, जिसकी बातों में हनक हो, और जब ये अपना पक्ष न्यायालय में रख रहा हो तो इसे सुनने के लिए जूनियर एडवोकेट की लाइन लगी हो। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय, युवा दिलों की धड़कन नीरज शाही जी हैं, और उन युवाओं में जो एलएलबी कर रहे हैं उनकी पसंद है। तो आज हमारी टीम ने खास करके रवि ने एक और चेहरा ट्रेंड कराया, और उस ट्रेंडिंग में आज नाम निकल के आया नीरज शाही जी का। और नीरज शाही जी के बारे में हमने ये जो भूमिका बनाई है उसके बाद भी एक सफ़र है, एक यात्रा है जिसके बारे में हम बताएंगे, राजनीतिक यात्रा। कभी ये बीजेपी के साथ थे और आज ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दोनों ही सफ़र को जानेंगे नीरज जी से कि क्यों, कैसे रहा इनका। जैसे बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ 19 साल के प्रैक्टिस का, क्योंकि जिसकी उम्र 45 की ही हो, 45 से कम की हो, और प्रैक्टिस 19 साल का हो, तो बात तो बनती है। सर, आज मैंने ट्रेंड कराया और आपका नाम निकल के आया, और ये जनता जानना चाहती है कि नीरज शाही का व्यक्ति विशेष होने जा रहा है, तो इस व्यक्ति में क्या विशेष है, क्या विशेषता है। आपका उत्कर्ष पत्रिका पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ आप अपने जीवन के बारे में बताएं। मैं जब आया तो देखा कि नीरज शाही 5 बजे आने के बाद जो आपका शेड्यूल होता है 5 से 6 के बाद, आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे थे, किताबों के बीच में किताबों को पढ़ रहे थे और कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे थे। ज़रा आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि कैसे इस क्षेत्र में आप आए और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे गए। देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार का हूँ। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मैं एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय गया था। मेरे परिवार में कोई अधिवक्ता नहीं था, इस नाते मेरा कोई अधिवक्ता का बैकग्राउंड भी नहीं था। किंतु मैंने जब लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि की पढ़ाई की, तो विधि की पढ़ाई करने के बाद मैं जब गोरखपुर आया तो मुझे लगा कि
विधि को ही मुझे अपना कैरियर बनाना है। और मैंने तत्काल गोरखपुर दीवानी कचहरी में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, क्योंकि बहुत कठिन पेशा है, आप जान भी रहे हैं कि तमाम गार्जियंस अपने लड़के को एलएलबी नहीं कराना चाहते हैं, और एलएलबी कराना भी चाहते हैं तो उनको लगता है कि जुडिशरी सर्विस तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं उतारा जाएगा। लेकिन मैं एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया तो मुझे लगा कि युवा जो आज विधि की पढ़ाई से भाग रहा है उसको भागना नहीं चाहिए। ये इसमें विधि में भी बहुत बड़ा स्कोप है, और एक ऐसा व्यवसाय जिस व्यवसाय में आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, गरीब हो अमीर हो सबकी आप मदद कर सकते हैं। इस नाते मैंने अपनी विधि व्यवसाय शुरू किया और मैंने बहुत मेहनत किया। आप मेरी मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आज भी जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, 10 12 सहयोगी अधिवक्ता मेरे साथ हैं, उसके बावजूद मैं 10 बजे तक कचहरी पहुंच जाता हूं। कभी कभी हमारे ड्राइवर और हमारे और स्टाफ भी कहते हैं कि सर अभी तो जूनियर भी नहीं आए होंगे, आप इतना पहले जाके क्या करेंगे। तो भी मैं 2-4 मिनट बाहर रुक के पहुँचता हूँ तो हमको लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे 50% जूनियर आते हैं। जो सबसे नया जूनियर होगा वो पहले आ जाता होगा तख्ते वगैरह को ठीक करने के लिए, लेकिन बाकी लोग तो मेरे बाद आते हैं। दूसरा, मैंने कभी भी अगर कचहरी खुला है तो मैंने कभी भी कचहरी को जाने से परहेज नहीं किया। चाहे कोई शादी रही हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम रहे हों, कोई त्यौहार रहे हों, अगर कचहरी खुला है तो मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं कचहरी पहुंचता हूं और 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 जब तक पूरा कार्य पूरा नहीं कर देता हूं तब तक मैं कचहरी में रहता हूं। कभी ऐसा लगा हो कि नीरज शाही इस क्षेत्र में जाकर गलती कर बैठे, वो कभी टर्निंग पॉइंट बताइए जब आपको लगा हो कि हाँ वाकई ये मेरे प्रैक्टिस का ये पहला ऐसा केस है, या आपको लगा हो कि हाँ अब नीरज शाही अपने उस कदम को सही ठहरा पाए। कभी ऐसा कुछ वाक्य आपके साथ हुआ? नहीं, जब मैं पहले दिन कचहरी गया तो बहुत क्या बताऊं कि जैसे हम लोग कचहरी में गए तो तमाम सीनियर अधिवक्ताओं से हम लोग मिले तो कुछ लोगों ने मुझे हतोत्साहित ही किया, कहा कि अब वो बात नहीं रह गई है और तैयारी कर लीजिए, थोड़ा ये कर लीजिए, कचहरी में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि मैं सामाजिक व्यक्ति था तो मुझे पहले दिन से ही छोटे मोटे एफिडेविट और तमाम इस प्रकार के कार्य मुझे पहले दिन से ही मिलने लगे थे। तो मैं तो एफिडेविट भी नहीं लिख पाता था, लेकिन मैं अपने वरिष्ठों से सहयोग से लेके अपना एफिडेविट को लिखा। तो मेरे अंदर मतलब कभी इस प्रकार का तो मेरे मन में भावना नहीं आई कि मुझे कुछ अन्य काम करना चाहिए। हाँ, ये जरूर रहता था कि जब आर्थिक रूप से कुछ उतार चढ़ाव रहते थे तो 1-2 पल के लिए मन में एक व्यवस्था आती थी कि लगता है कुछ और करना चाहिए, लेकिन कभी इस प्रकार की मतलब मेरे सामने दुविधा नहीं आई कि मुझे कचहरी छोड़ना है। और कचहरी में मैं जब वकालत शुरू किया तो मैं कभी पैसे के लिए मेरे मन में भावना नहीं आई। मुझे लगा कि वकील बनना है, मुझे लगना चाहिए कि नीरज शाही अगर कोर्ट में जाते हैं या किसी का मुकदमा लड़ते हैं तो उस क्लाइंट को परिणाम जो हो, क्योंकि निर्णय तो जज साहब को करना है, लेकिन उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरी बात को बहुत दमदारी के साथ, बहुत तर्क के साथ, बहुत तत्व के साथ, बहुत तथ्य के साथ मेरे वकील साहब ने कचहरी में रखा है। तो इस नाते मैं इस पर पहले दिन से ही लगातार इस भावना पे काम किया हूँ। और तमाम अभी नए अधिवक्ता आते तो मैं उनको आज भी प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि कभी घबरा के जाना मत। अगर आपको लगता हो कि मुझसे कुछ पूछा जा सकता है तो आप मुझसे जब भी चाहे फ़ोन करके राय ले सकते हैं, लेकिन मन से काम करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नीरज जी, जब हम रिसर्च कर रहे थे, आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, तो लोगों का एक कॉमन जो व्यू निकल के आया कि आप सीखना चाहते हैं, आपसे जो वरिष्ठ है उनको सीखना चाहते हैं, या आप अपनी जो जवाबदेही बनाते हैं उस जवाबदेही को एक बार देखते हैं, फिर वरिष्ठ वकीलों की सलाह की भी ज़रूरत हो तो आप लेते हैं। किताबों से कितना प्यार है? जब हम ऑफिस में आए तो क्लाइंट से आप डिस्कस कर रहे थे, किताबों से एक अनूठा प्यार। हमने आपके बच्चे से प्यार से पूछा, छोटा सा बच्चा, तो उसने कहा कि आप 6 बजे ऑफिस से आए या 7 बजे ऑफिस से आए, एक कप चाय लेने के बाद फिर किताबों की दुनिया में चले जाते हैं। कितना समय परिवार को दे पाते हैं?
नहीं, अब तो परिवार को निश्चित रूप से समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि सुबह 10 बजे तक कचहरी पहुँच जाता हूँ, शाम को 6 बजे के बाद आता हूँ, फिर फाइल वगैरह में उलझ जाता हूँ। लेकिन बिना पढ़े और बिना ज्ञान के आप कुछ दिन तक तो सफल हो सकते हैं, लेकिन लंबा रेस नहीं कर सकते हैं। इस नाते पढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं तो कोर्ट के अंदर भी रहता हूँ, मैं देखता हूँ कोई सीनियर एडवोकेट बहस कर रहा है तो मैं उसके एक आध पॉइंट को पेन और कागज़ पे नोट भी कर लेता हूँ कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो इस नाते सीखने के क्रम में मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। आज भी मैं जब किसी छोटे से मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था को देता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई छोटे छोटे मामलों में भी इनकी तैयारी अच्छी रहती है। तो बिना पढ़े और बिना किताबों के बीच रहे वकालत नहीं हो सकती है। मेरे जस्ट सामने आप आईपीसी सीआरपीसी की किताब खोलकर बैठे हुए हैं और आप सामने रखा भी हुआ था। आप राम जेठमलानी जी को काफ़ी फॉलो करते थे, खास करके क्रिमिनल के क्षेत्र में वो बड़े वकील माने भी जाते थे। और 95 साल 94 साल की अवस्था में 18 साल की युवा के जोश में वो जिस तरह से न्यायालय में दहाड़ा करते थे और जिस तरह से क्रिमिनल के क्षेत्र में एक उनकी पहचान बनी थी, कुछ न कुछ जैसे ही एक व्यक्ति से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल के क्षेत्र में एक जूनियर जेठमलानी कहा जा सकता है नीरज शाही को। इस पे आप क्या कहें? नहीं नहीं, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। राम जेठमलानी जी एशिया के सबसे बड़े वकील रहे, हम लोग के आदर्श रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। राम जेठमलानी जी, हम लोग जब से होश संभाले तब से देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति का वकालत के क्षेत्र में नाम आया तो राम जेठमलानी साहब का आया। निश्चित रूप से हर अधिवक्ता उनसे प्रेरणा लेता है और राम जेठमलानी के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास भी करता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति राम जेठमलानी नहीं बन सकता है। इस नाते राम जेठमलानी जी का जो स्थान है वो सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। हम लोग भी प्रयास करते हैं, कभी हमारे यहाँ तो मजाक में लोग कहने भी लगे हैं, कहते भी हैं यार अब तुम राम जेठमलानी नहीं हो गए हो या राम जेठमलानी नहीं बनना है। तो ये है, राम जेठमलानी जी का जो स्थान है वो हमको लगता है देश आज़ाद होने के पहले से माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते रहे हैं। नहीं बना जा सकता है, पदचिन्हों पर चला जा सकता है। और जिस तरह की आपने मेहनत की, मेरे सामने जिस तरह से किताबें बिखरी पड़ी हुई हैं मोटी मोटी, इससे तो यही कहा जा सकता है कि ज़बरदस्त आपकी मेहनत होती है। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपको एलएलबी किया हुआ स्टूडेंट सुन रहा हो, उन्हें आप अपने अनुभव से, जो कि आपका 18 साल 19 साल का अनुभव रहा हो, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जो अधिवक्ताओं को लेकर भ्रम पैदा हुआ है, इस पेशे में आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं या कोई कैरियर नहीं है, ये कहीं से भी विश्वसनीय नहीं है। और बहुत बड़ा स्कोप है वकालत के क्षेत्र में। सारे नए लड़के जो विद्यार्थी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कचहरी में बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करा कर प्रैक्टिस करें और उन्हें महसूस होगा कि विधि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ साथ हम मानव की सेवा भी कर सकते हैं, हम गरीबों की भी सेवा कर सकते हैं, हम शोषित और वंचितों को भी न्याय दिला सकते हैं। नीरज जी, आपके बातें हैं राजनीति पे, आपके नाम का अर्थ ही कमल है। आप भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, विद्यार्थी परिषद में तमाम उन पदों पर आप रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े, खास करके अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी के संघर्षों के साथी भी रहे हैं। कमल से साइकिल की यात्रा क्यों? देखिए, 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की जब सरकार बनाई, उस बनने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं के रोजगार के लिए, अधिवक्ताओं के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए जो भी बात कही थी, किसी भी बात पे उसने वो खरा उतरा नहीं। दूसरा, मुझे महसूस हुआ कि हमारे से लाखों युवाओं को, लाखों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रम जाल में फंसा कर वोट पाया है। और मैंने जब अखिलेश यादव जी की 2012 से 2017 की तुलना किया तो मैंने देखा अखिलेश यादव जी 5 साल में लखनऊ के अंदर मेट्रो को चला दिए,
माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, जो देश की सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे योजना है, जहाँ पे फाइटर प्लेन उतरते हैं। मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने सबको लैपटॉप दिया। मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन दिया। मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने सभी जाति और धर्म के लिए समान रूप से कार्य कर रहे हैं। इस नाते मैं उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। इतनी आपकी पार्टी ने, आपने उपलब्धियां गिनाई, आपकी पार्टी ने इतना ही विकास किया था, तो जनता ने क्यों नकार दिया? आपने गठबंधन किया कांग्रेस से, कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है, जनता ने नकार दिया। आपने विकास का जो नारा दिया था, जनता ने नकार दिया। इतना विकास किया था तो जनता ने नकार दिया, क्यों? नहीं, जनता ने नकारा नहीं भाई साहब। जनता हमारे साथ तब भी थी, आज भी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल को नहीं समझ पाई और उनके भ्रमजाल में फंसकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में आज देखिए वही जनता सड़कों पे है। सड़क पे क्यों नहीं निकल पा रही है जनता? क्योंकि जनता को लगता है कि फर्जी मुकदमे में आप बंद करा देंगे। आपने स्वतंत्रता को बाधित कर दिया, आपने फंडामेंटल राइट्स में बोलने के अधिकार को आपने बाधित कर दिया। आप कुछ गलत सुनना नहीं चाहते हैं, आप सही बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो जनता ने तो भाई आप 150 से 160 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो 500 से लेकर 5000 के बीच में चुनाव जीते हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, 150 से ज़्यादा एमएलए ऐसे हैं जो 500 से लेकर 5000 के बीच चुनाव जीते हैं। तो वो लोग जनता को अपने भ्रम में फंसाने में सफल हो गए। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। नीरज जी, हमने देखा कि कोविड का दौर था, अभी बाढ़ का भी दौर था। हमने कोविड के दौर में उस विभीषिका को देखा, पूरी दुनिया ने उसे झेला, भारत भी अछूता नहीं रहा। एक तरफ जहां विपक्ष को एक ऐसी पहल करनी चाहिए थी जिससे जनता के बीच भ्रम ना फैले, वैक्सीनेशन को लेकर ये दिक्कतें थीं, तमाम तरह की भ्रांतियाँ आती थी, और उसके बीच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रम फैलाया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं भ्रम नहीं फैलाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पे उनकी सोच एकदम क्लियर है और उस दिशा में अपने 5 साल के कार्यकाल में भी काम किए और इस कार्यकाल में भी काम किए। रही बात कोरोना काल में, आप देखे होंगे कोवैक्सीन आया, कोविशील्ड आया, सरकार को पता ही नहीं है कि दूसरा डोज कब लगना है। युवा के साहब 45 दिन में लगेगा, युवा साहब 80 दिन में लगेगा, युवा साहब 90 दिन में लगेगा। तो जब इस सरकार ही क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वो वैक्सीन कि डोज कितने दिनों में सेकेंड डोज लगना है, तो हमसे अपेक्षा क्या करती है? आप सरकार थे, आपका दायित्व था कि आप जनता को समझाते। हम लोग भी देखे अपने माता पिताजी को, कई बार हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर ले गए, पता चला नहीं साहब अब तो 84 दिन बाद लगेगा, अब तो साहब 90 दिन बाद लगेगा। एक चीज़। दूसरी, ये किसी से नहीं छिपा है कि कोरोना काल में हम लोगों ने अपने तमाम परिजनों को खोया है, तमाम रिश्तेदारों को खोया है, तमाम दोस्तों मित्रों को खोया है। हम लोग क्योंकि सामाजिक थे, हम लोग के बाद भी तमाम लोग आते थे, हम लोग भी बहुत प्रयास करते थे। हम लोगों ने बहुत लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा पाया। कारण क्या था कि न तो ऑक्सीजन था, न तो वो रेमडेसिविर उपलब्ध था, मतलब ये दुर्व्यवस्था थी। और यहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि सरकार ने कहा था कि हम जो है शमशान घाटों पे कोरोना से मरने वालों को लकड़ी उपलब्ध कराएंगे, कि सारे लोग, किसी भी व्यक्ति को लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई इस कोरोना काल में। सारे परिजन, मेडिकल कॉलेज की दुर्व्यवस्था ये थी कि तमाम लोगों की लाशें बदल गई। तमाम लोग का परिजन मरे, ये लाश को सील करके एक किनारे रख दिए, 4 दिन बाद पता चला मर गए, हम गए, हमारी लाश उठा के दे दिए। तो ये हमारे तो कानून में भी लिखा है कि लाश के साथ भी आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी। दूसरा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप पहले देश की जनता को तो वैक्सीन लगवा दो, आप देश की जनता को वैक्सीन लगवा दीजिए, हम भी लगवा लेंगे। एक चीज़। दूसरा, जो स्लॉट वगैरह उसमें बुक करने थे, आप देखे होंगे कि कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आ गई थी। रात भर दिन भर आदमी प्रयास करता था, तब शायद कभी स्लॉट बुक हो सकता था। तो कोरोना के मुद्दे पर तो ये सरकार पूरी तरह फेल थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने भ्रम नहीं फैलाया। एक तरफ वो कह रहे थे कि अगर बीजेपी अगर ये प्रचार कर रही है, मोदी जी का उस पर फिगर लगवा रही है, लेकिन अपने अब्बाजान को उन्होंने, योगी जी ने कहा कि अपने अब्बाजान को उन्होंने टीका लगवा दिया। नहीं, जब
वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस समय ये हुआ कि 60 ईयर्स या इसके मतलब 50 साल के ऊपर के लोग को लगना है। तो माननीय मुलायम सिंह जी की एज ज़्यादा थी, इस नाते वो टीका लगा। बोला अखिलेश जी टीके के खिलाफ तो कभी थे ही नहीं, ये तो मैं कहा टीके के खिलाफ नहीं थे, मीडिया ने गलत उसको प्रसारित किया, वो टीके के खिलाफ नहीं थे। और उनके पिताजी की उम्र ज़्यादा थी नेताजी की हमारे, तो उस नाते वो वैक्सीनेशन लगा। और अखिलेश जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। आपकी सरकार ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, आपकी सरकार ने कहा कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, लेकिन एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक इंटरव्यू में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, इसके लिए आपको चाहे कार्यसेवकों पर गोलियां ही क्यों न चलवानी हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि जनता उनको जान चुकी है, विकास उन्होंने कुछ किया नहीं है, इस नाते अब विकास के नाम पे वोट मिलना नहीं है, रोजगार के नाम पे वोट मिलना नहीं है, भ्रष्टाचार के नाम पे वोट मिलना नहीं है। तो अब इनके पास क्या है, अब इनको पता है कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है, भारत पाकिस्तान करना है और उसी आधार पे हमको वोट लेना है, क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं हैं। आज अगर हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उंगली पर गिनाने भर का इन लोगों ने कोई काम इस 5 साल 5.5 साल होने जा रहा है इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। योगी जी ने कहा कि जब 2017 में हमने जब सत्ता संभाली तो अखिलेश मतलब कि समाजवादी पार्टी ने गड्ढा युक्त यूपी दिया था, भ्रष्टाचार युक्त यूपी दिया था, दंगा युक्त यूपी दिया था और जाति युक्त मतलब एक जातीय समीकरण बनाते हुए एक ही जाति के लोगों के विकास का यूपी दिया था। योगी जी ने यह भी कहा कि एक समय था कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य में जाता था और वहाँ अंधेरा दिखाई देता था, रोड टूटे हुए दिखाई देते थे, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त दिखाई देता था, तो जनता समझ जाती थी कि हम यूपी में आ गए हैं। इतना आपने विकास किया था तो फिर ऐसा क्यों विपक्ष कह रहा है? नहीं, आप तो अभी मेरे आवास पे आए होंगे तो आपको रास्ते में 500 गड्ढे पड़े होंगे और 500 गड्ढों को आप पार करके आए हैं, पहला चीज़। और रही बात, हमने यूपी में कानून व्यवस्था मेरी सरकार में ठीक नहीं थी। कुलदीप सेंगर जी किस पार्टी के विधायक थे? हाथरस में एक दलित बेटी की हत्या होती है, वो किसकी सरकार है? गोरखपुर के अंदर एक युवा व्यापारी की हत्या पुलिस द्वारा कर दी जाती है, वो किसकी सरकार है? लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के रोक दिया जाता है, वहाँ किसकी सरकार है? तो ये तो केवल बताया ना आपको कि खोखलेबाजी करके पिछले बार ये लोगों ने सरकार बनाया था और आज इनके पास कुछ मुद्दा नहीं रह गया है तो ये लोग कोई घिसी पिटी बात कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन योगी जी की सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना हमारे यहाँ पुख्ता है कि या तो अपराधी यूपी से बाहर चले गए हैं या तो अपराधी तख्ता लगा के खुद थाने में जा रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते और क्रिमिनल का अधिवक्ता होने के नाते मैं ये आपको आज भी बताता हूँ और कल कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड भी उपलब्ध करा दूंगा कि 2017 से अधिक अपराध इस सरकार में हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तमाम एफआईआर इस नाते नहीं लिखे जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक भावना से जो है वो लोग प्रभावित हैं और प्रभावित होने के नाते ये काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, मनीष गुप्ता की हत्या में सरकार ने कहा हम सीबीआई जांच कराएंगे, कहीं सीबीआई जांच हो रही है? सीबीआई कहीं पता है? तो इस प्रकार मतलब इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं है। पेपर आपका लिख रहा है, अभी के दैनिक जागरण ने लिखा है कि हत्या अभियुक्त जो थानाध्यक्ष था उसके ऊपर कोई शिकन नहीं थी, पेपर लिख रहा है। यही तो भय है, यही तो भय है कानून का कि थानेदार हत्या करके जाता है उसको कोई भय नहीं रहता है। और ये प्रशासन के लोग उसको 12:30 बजे मजिस्ट्रेट के यहाँ रात को पेश करते हैं, क्योंकि प्रशासन को लोग को पता था कि जनता बहुत आक्रोशित है, अधिवक्ता बहुत आक्रोशित है, इस नाते ये ले जाके 12:30 बजे रात को उनका रिमांड कराते हैं। इसी से लॉ एंड ऑर्डर पता कर लीजिए। योगी जी ने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तो पावर कॉरपोरेशन की फाइल उनके सामने आई और कहा गया कि आज से यूपी में ही बिजली की व्यवस्था 24 घंटा, यूपी में नहीं गोरखपुर में हम 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराने जा रहे हैं। योगी जी ने मना किया, उनका ऐसा इंटरव्यू में करना था। उनका ये कहना था बिजली सामान्य रूप से 24 घंटा पूरे क्षेत्र में दी जाएगी और एक योजना उन्होंने बनाई कि जिला मुख्यालयों को 24 घंटा बिजली, ग्राम स्तर पे 18 से 19 घंटा बिजली और तहसील स्तर पे
19 से 20 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई। लेकिन आपकी सरकार में, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी सरकार में, एक क्षेत्र विशेष को 24 घंटे की बिजली दी जाती थी। नहीं, बिल्कुल क्षेत्र विशेष को बिजली नहीं दी जाती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से बिजली बनती थी, पहली चीज़। दूसरा ये है कि विकास का मतलब क्या है? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है लगातार होने वाली प्रक्रिया। एक चीज़ अभी मैं शायद कल के अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि सुबह 6 से शाम को 6 से लेकर सुबह 6 तक बिजली न जाए। क्या मतलब इसका? शाम को 6 से सुबह 6 मतलब 12 घंटे होते हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने कल पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कहा है, वो मैं भी पेपर उपलब्ध कराता हूँ आपको, आप शायद पढ़े भी होंगे। तो आपका मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है कि 12 घंटे बिजली न कम, 12 घंटे में भी न कटे। तो 24 घंटे वाली बात तो बेमानी हो गई ना। फिर जब सीएम साहब स्वयं एमडी कॉर्पोरेशन से, एमडी यूपी पीएसीएल से बोल रहे हैं कि शाम को 6 से लेकर सुबह तक बिजली न जाए, इसका मतलब उस 12 घंटे की बिजली हुई और 12 घंटे में बिजली जा रही है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। इस नाते केवल कह देना कि लाइट नहीं जा रहा है, ये है, सफाई में बहुत काम हो गया, फलाने जगह बहुत काम हो गया, ये तो केवल कहने वाली बात है। धरातल पे इस सरकार ने कोई कार्य किसी वर्ग के लिए नहीं किया, न अधिवक्ता समाज के लिए कुछ किया, न युवाओं के रोजगार के बारे में किया, न तो किसानों के लिए किया, न तो किसी के लिए किया। आपके दर्शक अब इंतजार कर रहे होंगे कि, और हमारे पास वो प्रश्न भी है कि नीरज शाही जी से पूछ लिया जाए कि 2020 की हुंकार वो कहाँ से भर रहे हैं, ग्रामीण से या सदर से? नहीं, मैं 2022 क्या हुंकार आपके दर्शक ये कहना चाहते थे, और उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि 2022 की हुंकार आप किस क्षेत्र से भरना चाहते हैं? देखिए, अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह गोरखपुर में है और हमारे अधिवक्ताओं के बीच से कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया। जो बना भी वो एलएलबी की डिग्री केवल प्राप्त किया था, प्रैक्टिशनर नहीं था। डिग्री वगैरह एलएलबी की रही होगी लेकिन वो प्रैक्टिशनर नहीं था। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते, मैंने, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, तो मैंने भी गोरखपुर शहर से अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। लेकिन ये टिकट मिलना न मिलना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार का क्षेत्र है। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं, उनके सर्वे में मैं आता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और गोरखपुर की ये सीट देकर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बहुत बड़ी आपने बात कही है, मैं आप पर आऊँगा। युवाओं की आप बात करते हैं, खुद आप युवा हैं। आज युवा की परिभाषा क्या रह गई है? नेता का बेटा युवा। संसद में 12% अगर सांसद युवा हैं तो उनकी पृष्ठभूमि या तो उनके चाचा विधायक हैं, या तो उनके पिताजी विधायक हैं, या तो उनके नाना जी विधायक हैं। यानी कि 12% में भी 98% वो विधायक और सांसद हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। आज युवा की परिभाषा बदल गई है। युवा का परिभाषा यानी अखिलेश यादव, युवा का परिभाषा प्रतीक यादव, युवा का परिभाषा दुष्यंत चौटाला, युवा की परिभाषा तेजस्वी यादव, युवा की परिभाषा तेज प्रताप यादव, युवा की परिभाषा चिराग पासवान, युवा की परिभाषा राहुल गांधी, ज्योतिषादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद। युवा, अभी नीरज जी युवा हैं। क्या आपकी पार्टी नीरज शाही को गोरखपुर सदर से विधानसभा 2022 का प्रत्याशी बनाएगी? नहीं, देखिए, ये निर्णय तो पार्टी को करना है। मेरा सवाल युवाओं का है, युवाओं का है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये निर्णय तो पार्टी को करना है कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन रहा जहाँ सवाल है युवाओं का, ठीक है, आपने कहा नहीं, ठीक है, आपने कहा कि किसे बनाएगी। क्या वो उसे बनाएगी? मतलब पृष्ठभूमि ऐसी ना हो कि जिसके घर के लोग ही सांसद विधायक हों। देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, इसमें और लोग का क्या सोच है। अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, तो किसी नेता का लड़का अगर नेता बनता है, उसके अंदर काबिलियत है, तो ये कहीं से मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। एक चीज़। दूसरा, समाजवादी पार्टी तो युवाओं की पार्टी है। नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि हमारी समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, और अखिलेश जी की तो युवाओं के रहनुमा हैं। तो इस नाते निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी
युवाओं को वो मौका देगी। और मैं गोरखपुर की बात करता हूँ। गोरखपुर ने बता दे भारतीय जनता पार्टी ने किस नौजवान को चुनाव लड़ाया है शहर से। मैं बताता हूँ, लंबी फेहरिस्त है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं को चुनाव लड़ाया है। इस नाते समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है और निश्चित रूप से युवाओं को सबसे अधिक मौका हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी देने वाले हैं। बीजेपी कहती है कि उसके यहाँ कैरियर है। 6 साल पहले हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी 3 महीने पहले पार्टी छोड़ते हैं और विपक्ष के बड़े नेता बन जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ते हैं और कैबिनेट के मंत्री बन जाते हैं। आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री एक परिवार का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार का होगा, लेकिन बीजेपी में ये तय नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का होगा। एक आम कार्यकर्ता हो सकता है, प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं बताया ना कि ये तो सिर्फ भ्रमजाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी से अधिक परिवारवाद कहाँ है? अभी जिला पंचायत का चुनाव गोरखपुर में हुआ, अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव गोरखपुर में। भारतीय जनता पार्टी ने किस कैडर को चुनाव लड़ाया? अपने भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, एमएलए की पत्नी को। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के लड़के को। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया खजनी विधायक की बहू को। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे अधिक परिवारवाद की पार्टी है, पहला। दूसरा, जो आपने एक बात कहा कि यहाँ कैरियर है, आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर है। 3 महीना पहले अगर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़के और नेता परिपक्व हो सकते हैं तो उनका कैडर कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी का कहाँ गया? 1925 से आरएसएस जो 1925 से लगातार समाज सेवा के अंदर काम कर रही है। सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर आपने हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जो भी कांग्रेस से आए। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उद्यान मंत्री बनाया, वो कांग्रेस से आए। आपने जितेंद्र प्रसाद जी को मंत्री बनाए, वो आए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आप किस कैडर और किस कैरियर की बात करते हैं जब आपको दूसरे दल से आयातित लोगों को लेके उनका कैरियर आप बना रहे हैं, जो दूसरे दलों से आयातित लोग हैं। आप अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को का कैरियर आप नहीं बना रहे हैं। जिस लोहिया की परिभाषा को लेकर एक पार्टी का गठन होता है, समाजवादी पार्टी का, कि समाज में किसी भी संसाधन का या किसी भी राजनीतिक पद की ही बात करेंगे, समान रूप से समाज में वितरण होगा, लेकिन इस परिवार ने क्या लोहिया के विचारों को अपनाया? ये समाजवादी पार्टी में ये विपक्ष का ये बार बार आरोप होता है कि इस पार्टी में परिवारवाद है। एक ही घर के लोग सांसद हैं, विधायक हैं, बहू सांसद, बेटा सांसद, चाचा सांसद, चाचा का लड़का सांसद। आप इस पे क्या कहें? नहीं, मैं तो बताया ना, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो ठीक है, राजनेता का लड़का राजनेता हो ठीक है, लेकिन बहू भी सांसद, सब कुछ सांसद, मतलब एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री हों। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का ऐसा आरोप। हाँ, बिल्कुल। सबसे अधिक परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का लड़का बीसीसीआई का सचिव है। भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल का लड़का पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत की सरकार में मिनिस्टर है। आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? आप जो है अपने अंदर झाँक के देखिए। भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक परिवार, आज राजनाथ सिंह जी का लड़का एमएलए है। आज जो है रामनाथ कोविंद जी, तो पॉलिटिकल में कि रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल के बाद देश के राष्ट्रपति बने, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से कैडर के नाते नहीं बने, वो भी कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से बनाए, इस पर मैं खैर जाना नहीं चाहता हूँ। तो रहा तक परिवारवाद की बात, तो सबसे अधिक परिवारवाद अगर इस देश के अंदर है, आप अनुराग ठाकुर को देखिए। अनुराग ठाकुर के पिताजी 2 बार या 3 बार सीएम रहे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो सबसे अधिक परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वो केवल झूठा आरोप विपक्ष पर लगाती है और अपने आईटी सेल के माध्यम से ये जनता को बरगलाने का कार्य करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। आप कहाँ हैं? देखिए, इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिला पंचायत का चुनाव आपने देख लिया, साफ हो गए। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी साफ हो गई। बता रहा हूँ 3 सीटें या 4 सीटें आप नहीं, मैं उस पर ही मैं आ रहा था। गोरखपुर में सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा से समाजवादी पार्टी के सदस्य चुनाव जीते। अयोध्या में सबसे अधिक जीते, कासिम सबसे अधिक जीते, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल संख्या में सबसे अधिक सदस्य हुए
तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं हो पाए? आपने देखा कि आपने नामांकन नहीं करने दिया। जब आप नामांकन नहीं करेंगे, जब आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, आप पर्चा भरने जा रहे किसी महिला का चीरहरण करेंगे, तो आप अध्यक्ष को जिता सकते हैं, लेकिन आप सदस्य नहीं जिता सकते हैं और आप जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। नीरज जी, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इन्होंने जो विकास की बाढ़ बहाई है, आपने देखिए गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय दे दिए, चिड़ियाघर बनवा दिया, नौका विहार को नौका विहार बनवा दिया, इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं। बसपा की सरकार में नींव रखी जाती है चिड़ियाघर की, जो कि यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आपके समय बस प्रोजेक्ट मैनेजर पे प्रोजेक्ट मैनेजर बदले जाते हैं, लेकिन अगर मूर्ति रूप ले पाती है तो भारतीय जनता पार्टी के समय में वो चिड़ियाघर मूर्ति रूप ले पाती है। आपने इतना विकास किया था तो चिड़ियाघर आप ही बनवा दिए होते। नहीं, चिड़ियाघर मैंने ही बनवाया, चिड़ियाघर का 95% काम मैंने कराया। और मैंने पहले भी कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। चिड़ियाघर का सारा काम मैंने कराया। अशफाक उल्ला खान साहब के नाम पर वो चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, सारे काम हुए। हाँ, हमारी सरकार हट गई, कुछ काम बचे थे, उस काम में आपने किया कि मेरी सरकार का शेर ला के चिड़ियाघर में आपने रख दिया। एक चीज़ विश्वविद्यालय की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय अखिलेश यादव जी ने बनाया। मेडिकल कॉलेज में जो 500 बेड का हॉस्पिटल बना, जिसको 300 बेड का हॉस्पिटल बना के इन्होंने उद्घाटन किया, वो अखिलेश यादव जी की देन है। एक भी फ्लाईओवर इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। जिन मोहल्लों में कभी पानी नहीं लगता था, उस मोहल्लों में इस बार पानी लगा। जिन बंधों से कभी रिसाव नहीं होता था, उन बंधों से इस बार रिसाव हुआ। तो विकास तो दिखाई ही दे रहा है। और प्रतिशत किस प्रमाण, आप शहर के अंदर हैं, सामाजिक पत्र देखती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि विकास कितना हुआ है शहर के अंदर। नीरज जी, 98 की वो बाढ़ की विभीषिका, अगर आधे फुट पानी और बढ़ता तो 98 को हम दोहरा रहे थे। सरकार आपकी 12 में होती है, सरकार आपकी 12 में बनती है। आपने बाढ़ की विभीषिका के लिए कितनी बांधें बनवाए इस पानी को रोकने के लिए? आपने देखा होगा 1998 में बाढ़ की विभीषिका। देखिए 1998, मैं वही कहा ना, 1998 में बाढ़ की विभीषिका थी और 2021 में बाढ़ नहीं आया था। केवल बरसात के पानी ने आपको बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। तो विकास कहाँ गया? जो भी बंदे, एक भी बंदे पर एक खांची भी मिट्टी इस सरकार द्वारा नहीं फेंकी गई। जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह जी हर बार गोरखपुर हर चौथे पाँचवें दिन आते थे, कहते थे कहीं बाढ़ नहीं आएगी, कहीं कुछ नहीं आएगा। बाढ़ आ गई, मंत्री जी का पता नहीं चला। तो 98 की तुलना में इस बार उन घरों में पानी गया है जिन घरों में पानी 98 में भी नहीं गया था। नीरज जी, आपकी पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको कहाँ से टिकट देता है? या गोरखपुर सदर से देता है या कहीं और से लड़ाता है? हम उत्कर्ष पत्रिका में हमेशा ये क्वेश्चन पूछते आए हैं कि अगर आप विधायक चुन लिए जाते हैं तो वो 3 काम बताएं जो आप अपने क्षेत्र से करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। देखिए, वो 3 काम आपके पार्टी के वो एजेंडे होंगे, मैनिफेस्टो में होंगे, लेकिन आपसे मैं नहीं, हमारी पार्टी बताया ना, विकास परक सोच और स्वास्थ्य शिक्षा पर तो मेरी पार्टी का लगातार ध्यान रहता है। युवाओं को रोजगार, नशा मुक्त गोरखपुर और युवाओं के लिए तमाम प्रकार के, विद्यार्थियों के लिए तमाम प्रकार की बड़ी से बड़ी कोचिंग, बड़ी कंपनियों से बातचीत करके मतलब युवाओं को रोजगार का पूरा प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने की पूरी व्यवस्था किया जाएगा। और एक जो होता है ना कि युवा ही देश और प्रदेश का परिवर्तन कर सकता है, समाज परिवर्तन कर सकता है, तो हम उस युवाओं को इस स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे कि अगर एक युवा विधायक गोरखपुर में होता है तो हम उसके प्रेरणा सोच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस युवाओं के मन में ये एक भाव जरूर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा कि कैरियर संभालिए, गलत तत्वों से दूर रहिए, नशा मुक्त से दूर रहिए, और ये सब प्रयास करेंगे। बाकी हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो होगा उस पर अमल किया जाएगा। नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2019 की लोकसभा थी, ये सबसे बूढ़ी मतलब कहा जा सकता है कि सांसद थे। मतलब कि औसत उम्र 55 साल था। जहां देश की 2/3 आबादी, जिस देश की 65% आबादी युवाओं की हो और उस देश में सांसद 55 साल के औसत उम्र के सांसद चुने जाए, ये दुर्भाग्य होता है, क्योंकि भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता
नीरज शाही जी। हमारे प्रश्नों का जवाब लगातार इन्होंने दमखम से डिफेंस करते नज़र नहीं आए, मुखरता से दिया, और ये कहीं कोर्ट में नहीं थे, उत्कर्ष पत्रिका के स्टूडियो में थे, हमारे प्रश्नों के बौछार हो रहे थे और लगातार उसे ड्राइव कर रहे थे अपने जवाब से नीरज शाही जी। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।